हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राउंड सर क्लासेस में। दोस्तों, पॉलिटी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हाल ही में आपको एक क्लास जो है, जो सुर्खियों में रहे जो स्पीसीज वगैरह हैं, उनके बारे में क्लास डाली थी। और एक दो दिन के अंतराल पे वो भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए इस पॉलिटी को कंटिन्यू करते हैं। और पॉलिटी की अब तक दो क्लासेस आपको दे दी गई हैं, ये आज की तीसरी क्लास है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, है ना। थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है, थोड़ा कॉपरेट करिएगा। अब सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो राष्ट्रीय मानक है ये सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में जो है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क जारी किया है, ठीक है। इस वजह से चर्चा में है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय जो मानकों के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो ये मानक मिशन कर्मयोगी, ये पता है आपको चल रहा है, के तहत क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किए गए हैं, ठीक है। अब जो कैपेसिटी जो बाउंडिंग कमीशन है यानी कि सीबीसी है, जो क्षमता निर्माण आयोग है आपका, ठीक है। इस कार्मिक के तहत लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत मिशन कर्मयोगी का एक कार्यकारी ये निकाय है ये, ठीक। जो सीबीसी कार्मिक है ये किसके है? लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत मिशन कर्मयोगी का एक कार्यकारी निकाय बनाया गया है, ठीक है। अब जो सिविल सेवा परीक्षा संस्थानों के लिए जो है इसमें दिया है कि प्राथमिक जो उद्देश्य क्या दिए गए हैं, ये है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना, ठीक। दूसरा है इन संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपक्रम प्रदान करना तथा साथ ही सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना, ठीक। और इसका जो 2.0 फ्रेमवर्क है, जो कुछ नई विशेषताओं को पेश किया गया है इसमें। कौन सी नई विशेषता है? तो हाइब्रिड और एआई संचालित शिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है इसमें, ठीक। अब यही सभी स्तरों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है, ठीक है। तथा साथ में यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच की बाधाओं को हटा करके सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का बढ़ावा दे रहा है ये, ठीक। तो इसमें कुछ नई विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब क्षमता निर्माण आयोग की बात करें यानी सीबीसी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात करें, तो इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। उद्देश्य इसका है क्षमता निर्माण में विश्वसनीयता लाना और साझे लाभ व साझा सहयोग पर आधारित एक समान दृष्टिकोण तैयार करना, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना देखें इसकी, तो यह 3 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। ये 3 सदस्यीय क्या है? आयोग है। इसे एक सचिव की अध्यक्षता वाले यानी एक सचिव बाकी 2 सदस्य के रूप में, ठीक है। आंतरिक सचिवालय का सहयोग मिलता है इसे और इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों, निजी क्षेत्र, अकादमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। सीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है जिसके पास पूर्ण कार्यकारी शक्तियां हैं, एक स्वतंत्र संस्था है ये, ठीक है। मुख्य कार्य देखें इसके, तो सिविल सेवाओं पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना इसका काम है। प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक निगरानी रखना और सीखने की ऐसी साझा सामग्री बनाना जिसका सब लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखें तो मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना बनाने में मदद करना है इसका कार्य, ठीक। क्षमता निर्माण पहलों के लिए समन्वित और साझा दृष्टिकोण विकसित करना। उसके बाद कार्मिक मानव संसाधन से जुड़ी नीतियों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सुझाव देना, ये इसके प्रमुख कार्यों में से हैं, ठीक है। मिशन कर्मयोगी के बारे में अगर बात की जाए, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात की जाए यानी आईजीओटी आईगोट की बात की जाए, ठीक है। तो ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 1 करोड़, ये बड़ा डेटा है, ठीक है। वहीं इसके कर्मयोगी के बारे में समझें तो इसे
2022 में शुरू किया गया था। यह देश भर के सिविल सेवकों के लिए एक समग्र लर्निंग इकोसिस्टम उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये सारी चीजें थी आपकी। अब अगला टॉपिक है हमारा, नहीं इसकी मैं कुछ विशेषता दी गई है, पहले ये भी देख लेते हैं। ठीक है, विशेषताओं की अगर बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवकों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम, वेबिनार और सहकर्मी आधारित लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें अभिशासन कौशल, नीतिगत कौशल, प्रबंधकीय कौशल और तकनीकी कौशल से जुड़े विषय शामिल हैं। ठीक है, मिशन लिंक की अगर बात की जाए तो यह मिशन कर्मयोगी का एक प्रमुख घटक है। मिशन लिंक, ठीक है, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा के क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक, जो है कार्यान्वयन की अगर बात की जाए तो इसे कर्मयोगी भारत नामक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, डिजिटल आधार समझे तो इसे डिजिटल इंडिया स्टैक का एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब कुछ जो सुर्खियों में रहे जो अन्य महत्वपूर्ण निकाय हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न यूपीएससी लगातार पूछता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो अगला है हमारा कैग के बारे में, और कैग के बारे में समझें तो ये भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है, यह अनुच्छेद 148 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। तो क्यों है चर्चा में? तो कैग ने राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों की ऑडिट के लिए एक अलग इकाई गठित की है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, अब इसके बारे में समझे कैग के बारे में। तो ये कैग जो है संविधान के अनुच्छेद 148 यानी कि 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। कैग को सेवानिवृत्त के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के में किया गया है। ठीक है, इसके जो कर्तव्य हैं, इसका जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? तो अधिनियम 1971 में किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके कार्यकाल को देखें तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रह सकते हैं ये। यानी कि मान के चलिए आप अगर 65 साल के हो गए हैं तब आपका पद आप स्वतः समाप्त किया जाएगा, या फिर आप 6 साल इस कार्य पे इसके पद पर रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप 60 साल की उम्र में क्या हुए कि आप कैग के पद पे तैनात हुए। ठीक है, और चूंकि आपके पास 65 साल तक आप रह सकते हैं, तो इसका मतलब आप 5 साल ही यहाँ पे रह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, तो जो पूरा पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष पूरा हो जाए या तो 6 वर्ष आप पूरे करे हों। ठीक है, पद मुक्ति की अगर बात की जाए तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस आधार पर प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेंगे, ठीक है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया आपकी संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस हिसाब से हटाया जाता है उसी हिसाब से कैग को जो है हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन हटाया किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो कैग का कार्य तब शुरू होता है जब कोई धन व्यय किया जा चुका हो, यानी कि कोई धन है, उस धन को क्या किया गया? खर्च कर दिया गया। अब खर्च कर दिया तब कैग का काम शुरू होगा। अब उसकी जांच की जाएगी कि वो पैसा सही जगह खर्च किया गया है, सही मायने में खर्च किया गया है या नहीं। कुछ इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे समझें तो परियोजना और कार्यक्रमों पर कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा जांची जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति हम कल बात कर चुके थे। ठीक है, इसके द्वारा इसकी जांच की जाती है। कैग की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियां अदालत में आरोप तय करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मान्य की जाती है ये। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए, राष्ट्रपति ने आर वेंकट रमनी को भारत के महान्यायवादी के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो महान्यायवादी के बारे में समझें तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये। ठीक है, और यह संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद पर प्रावधान किया गया है। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
योग्यता समझें तो उसे उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, योग्यता है इसकी। अर्थात वह भारत का नागरिक हो और 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो, तो उसको जो है महान्यायवादी बनाया जा सकता है। पदावधि यानी कि पद की अवधि की बात की जाए तो संविधान में कोई ऐसी पदावधि इसकी नहीं दी गई है कि 4 साल तक रहेंगे या 2 साल तक रहेंगे या 5 साल तक रहेंगे या 6 साल तक रहेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। पदमुक्ति की बात की जाए तो संविधान में उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया और आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं, ठीक है? यानी कभी भी ये हटाए जा सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उनके अधिकारों की अगर बात की जाए, तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इनको होता है, ठीक है? सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में या उनकी संयुक्त बैठकों में और संसद की किसी समिति जिसका उन्हें सदस्य नामित किया गया हो, में बोलने और उसमें भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार इनको नहीं होता। यानी कि ये सभा में बैठ सकते हैं, ठीक है? और भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते ये। ठीक है? उन्हें भी सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो एक संसद के जो सदस्य होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि एमपी होते हैं, ये सांसद होते हैं, ठीक है? वो सारे इनको, लेकिन बशर्ते इनको क्या है, वोट करने का अधिकार नहीं होता, ठीक है? महान्यायवादी की कुछ सीमाएँ होती हैं, देख लेते हैं। तो भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं देता, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं देंगे ये, या मत व्यक्त नहीं कर सकते। भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव नहीं किया जा सकता, ठीक है? भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसा कोई बचाव नहीं कर सकते। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करना, ठीक है? ये कुछ सीमाएँ इनकी। कर्तव्य और कार्य समझे इनके। तो भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संदर्भित किया गया हो, ठीक है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखना जिसमें भारत सरकार एक पक्षकार हो, ठीक है? यानी कि भारत सरकार की तरफ से एक अधिवक्ता का रूप धारण करते हैं, यानी एक वकील का रूप धारण करते हैं, यानी उनकी वकालत करते हैं किसकी? सरकार के वकील के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजे गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना इनका कार्य होता है, ठीक है? यही दिया है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं अभी क्लियर कर दूँगा, ठीक है? साथ ही देखें तो अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे थोड़ी-सी अगर बात की जाए, आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर दिया जाए, तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ बिंदु मैंने आपके लिए जोड़े हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, ये एक राज्य के विधिवेत्ता के रूप में काम करते हैं। इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 165 में दिया गया है, ठीक है? यानी कि जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल सेंटर में यानी केंद्र में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ राज्य में आपके एडवोकेट जनरल काम करते हैं, ठीक है? अब यहाँ ये सॉलिसिटर जनरल की बात है, तो ये केंद्र के रूप में ही काम करते हैं, यानी कि इसके अलावा भी जो है एक से बढ़कर यानी एक से ज़्यादा 3 लोग यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर सकते हैं, और लेकिन ऐसा संविधान में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है? वहीं अटॉर्नी जनरल की अगर बात की जाए तो इनका जो संवैधानिक आधार है, वो है आर्टिकल 76। वहीं पे जो एडवोकेट जनरल हैं, जो राज्य उसमें काम करते हैं विधिवेत्ता के रूप में, तो वहाँ पे इनका जो संवैधानिक आधार है, वो है आर्टिकल 165 यानी 165। पद का दर्जा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी इनको माना जाता है अटॉर्नी जनरल को। दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी जो विधि अधिकारी माना जाता है वो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और एडवोकेट जनरल जो होते हैं जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये राज्य के होते हैं, ठीक है? नियुक्ति की अगर बात की जाए तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं जो एडवोकेट जनरल हैं ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं, ठीक है? कार्य को समझें तो सरकार को कानूनी सलाह या सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना सरकार की तरफ से, ठीक है? वहीं पे जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना इनका कार्य होता है। वहीं अगर एडवोकेट जनरल की बात की जाए, तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना इनका काम होता है, ठीक है?
कोर्ट में अगर भूमिका देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुख्य भूमिका इनकी होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से ये बहस करते हैं, ठीक है? और यहीं अगर इसकी बात की जाए एडवोकेट जनरल की, तो हाई कोर्ट में जो है राज्य का ये पक्ष रखते हैं, ठीक है? आगे समझें तो संसद या विधानसभा में अधिकारों को देखें तो संसद में ये बोल सकते हैं, ठीक है? वोट नहीं कर सकते। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? लेकिन वहीं सॉलिसिटर की बात की जाए तो ऐसा अधिकार नहीं है इनको, ये बोल भी नहीं सकते हैं, ये भाग भी नहीं ले सकते और ये वोट भी नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन हाँ, एडवोकेट जो जनरल हैं वो विधानसभा में बोल सकते हैं, लेकिन वोट ये भी नहीं कर सकते। विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है? कार्यकाल देखें तो कोई ऐसा कार्यकाल नहीं है इनका। ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत दोनों लोग, ठीक है? निजी प्रैक्टिस के रूप में तो सीमित रूप में अलाउ है इनको, और इनको अलाउ है, कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें दिए गए हैं और ये भी रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ चीजें थी आपके लिए जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये था आपके महान्यायवादी के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार बनते हैं और आगे भी बनने की संभावना बनी रहती है, ठीक है? तो अनुसूचित जाति आयोग की अगर बात की जाए, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी एनसीएससी की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी है। अब यहीं से सवाल बन जाएगा कि जो अनुसूचित जाति आयोग है ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो आप डायरेक्ट बताएंगे राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है? अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में समझें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 यानी 338 के तहत संवैधानिक एक निकाय है ये, ठीक है? यानी कि आपसे पूछा जा सकता है क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है? तो यस, ये निकाय है, ठीक है? संरचना स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य के रूप में काम करते हैं। यानी एक अध्यक्ष, फिर एक उपाध्यक्ष और 3 क्या हो गए? सदस्य हो गए। तो कुल मिलाकर के कुल 5 लोग इसमें कार्यरत होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है? शक्तियों को देखें तो कुछ मामलों में इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? वहीं कार्यकाल देखें तो 3 वर्ष की अवधि के लिए ये पद पर रहते हैं और 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त के पात्र नहीं होंगे। यानी 2 बार ये नियुक्त हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा नियुक्त नहीं हो सकते। अब अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देखें, इनके मुख्य कार्यों के बारे में समझें। तो अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित सभी उपायों के क्रियान्वयन की जांच करना और निगरानी करना इनका प्रमुख कार्य है। वहीं साथ ही अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना इनका कार्य है, ठीक है? ये था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। आगे है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में 5 वर्ष पूरे किए हैं, यानी 5 वर्ष हो गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन को। अब इसके बारे में समझें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना जो है, यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत की गई थी और ये इसके तहत एक गठित जो है वैधानिक निकाय है। यह 25 सितंबर 2020 को जो है प्रभावी हुआ, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर स्थापित किया गया है, यानी इसको जो है भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। साथ ही इसकी स्थापना के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। किसको बनाने के बाद? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बाद, यानी इस कमीशन को बनाने के बाद क्या कर दिया गया? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग कर दिया गया। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति निम्नलिखित शामिल होते हैं, ठीक है? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है और कौन-कौन शामिल होते हैं? तो एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है? तो लगभग कितने हो गए? 33 सदस्य यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है? अध्यक्ष को मिला करके। अब वहीं एनएमसी के बारे में समझें, यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो कमीशन के बारे में समझें, तो इसके अंतर्गत स्थापित 4 स्वायत्त बोर्ड होते हैं। कौन-कौन से?
स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर शिक्षा जो है चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, साथ ही नीति शास्त्र एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, ये स्वायत्त बोर्ड के रूप में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, एनएमसी के अंतर्गत। अब एनएमसी के कार्यों को देखें, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कार्यों को देखें, तो नीति और मानक, यानी कि चिकित्सा शिक्षा में उच्च मानक बनाए रखने और संस्थानों, अनुसंधान और पेशेवर को विनियमित करने के लिए नीतियां निर्धारित करना। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा योजना के रूप में देखें तो स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों और संसाधनों का प्रभावी ढंग से मानचित्रण करना। समन्वय देखें तो बोर्डों और परिषदों का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना। निगरानी के रूप में देखें तो अनुपालन की निगरानी करना और अपीलों को दक्षतापूर्वक संभालना, ये इनके कार्य हैं। साथ ही देखें तो सदाचार यानी पेशेवर आचरण और मानकों को सख्ती से लागू करना। शुल्क विनिमय देखें तो निजी या डीम्ड कॉलेजों में 50% सीटों के लिए शुल्क नियंत्रित करना, यानी कि यह शुल्क नियंत्रित करते हैं 50% सीटों का भी। ठीक है, वहीं लाइसेंसिंग की बात की जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को सीमित लाइसेंस प्रदान करना। ठीक है, ये था आपका एनएमसी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं संविधान से संबंधित मुद्दे। अगला टॉपिक है हमारा संविधान से संबंधित मुद्दे। अब टॉपिक है हमारा निवारक निरोध। ठीक है, तो चलिए सुर्खियों में देखते हैं क्यों रहा ये निवारक निरोध। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने धन्या एवं बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2007 के तहत एक व्यक्ति के निवारक निरोध को रद्द कर दिया। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में हुआ। अब निवारक निरोध के बारे में समझें, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में देखें तो इसका जो अर्थ है, वो निवारक निरोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आकांक्षा के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति से उचित आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसे हिरासत में लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा कानून है, इसको बोलते हैं निवारक निरोध के बारे में। ठीक है, अब संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22A अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 और 22 का क्लॉज 2 गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। डिटेंशन के खिलाफ की बात हो रही है। ठीक है, अब आर्टिकल 22(3) जो 3 का जो 22 का जो क्लॉज 3 है के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, 22 का क्लॉज 2 प्रदान की गई सुरक्षा निवारक निरोध से संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, अब निवारक निरोध की अनुमति देने वाले कानून के बारे में समझें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 168 से 172 पुलिस की निवारक कार्यवाही से संबंधित है ये धाराएं। ठीक है, इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि बीएनएसएस के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसकी आगे की हिरासत आवश्यक ना हो। यानी कि आपको जो है 24 घंटे के अंदर ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। ठीक है, अब अन्य चीजों को देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जिसको मीसा बोलते हैं 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 आदि इसमें शामिल हैं, जो कि आपके निवारक निरोध की अनुमति देने वाले कानून के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब निवारक निरोध लागू करने के जो आधार हैं तो देखिए क्या है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना और साथ ही आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रखरखाव रक्षा करना जो है आधार है इसके।
निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार होता है। ठीक है। वहीं आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है तथा उससे अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होती है। वहीं अनुच्छेद जो है 22 का क्लॉज 4 कहता है कि 3 महीने से अधिक अवधि के लिए डिटेंशन तभी संभव है जब सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक हो। ठीक है। और 22 का जो क्लॉज 5 कहता है कि डिटेंशन के आधारों की यथाशीघ्र सूचना देना तथा डिटेंशन आदेशों को चुनौती देने का अवसर प्रदान करना। तो ये थे कुछ निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान थे। ठीक है। आगे देखें तो निवारक निरोध के संबंध में न्यायिक निर्णय की बात की जाए तो ए गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 में एक केस था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था क्योंकि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 में स्पष्ट प्रावधान मौजूद है ये। ठीक है, इसलिए इसको बरकरार रखा। वहीं विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1984 में था ये। और इसके बारे में देखें तो सामान्यतः आपराधिक दंड प्रक्रियाओं से बचने के लिए निवारक निरोध का उपयोग नहीं किया जा सकता या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यायिक निर्णय के रूप में था। और तीसरा है इसमें रेखा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2011 निवारक निरोध अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अपवाद है और इसका उपयोग केवल विशेष मामलों में ही होना चाहिए। ठीक है, ये रेखा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में था मामला। और वहीं जसीला साजी बनाम भारत संघ मामला जो 2024 में हुआ, इसके बारे में देखें तो इनका कहना था कि यदि डिटेंशन के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उन्हें उपलब्ध कराने में विफलता होती है या अनावश्यक देरी की जाती है तो यह अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 के तहत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से इनकार करने जैसा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप ये नहीं दिखा सकते कि जो है दस्तावेज या भरोसा उस जो उपलब्ध विफलता रही या अनावश्यक देरी जो हो जाती है उसके बारे में यहाँ पे मामला था। उसके बारे में इन्होंने यह निर्णय दिया था कि जो है आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 के तहत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से इनकार करने जैसा होगा। ठीक है, यानी कि इस आर्टिकल को जो है मना करने जैसा होगा। ठीक, तो ये था इसके बारे में, निवारक निरोध के बारे में। अब समझते हैं व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट के बारे में। ठीक है, सुर्खियों में क्यों है तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व अधिकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में। अब व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में देखें तो जो परिभाषा दी गई है इसकी, कहना है कि व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे नाम, छवि, आवाज, शक्ल, सूरत, विशिष्ट हाव-भाव या लक्षणों के अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। ठीक है? इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हैं। ठीक है? कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल पहलू शामिल हैं। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, व्यक्तित्व अधिकारों के घटक देखें तो पब्लिसिटी का अधिकार यानी राइट ऑफ पब्लिसिटी, यह किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यवसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह अधिकार ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा आंशिक व अप्रत्यक्ष रूप से शासित होता है। ठीक है, निजता का अधिकार देखें, राइट टू प्राइवेसी की देखें तो इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के तहत शासित होता है। ठीक है, अब वहीं देखें तो भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व का अधिकार क्या है तो भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, प्रतीक और नाम
अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री आदि के नामों और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग रोक लगाता है। यानी कि वैसे तो कोई मान्यता नहीं है मरणोपरांत, लेकिन प्रतीक और नाम यानी कि नामोचित वो जो उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 है, वो जो है कुछ स्पेशल राइट की बात करते हैं, यानी कि महात्मा गांधी या प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे कुछ पदनाम है, तो उसके बारे में जो है अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है ये, ठीक है। वहीं दीपा जय कुमार बनाम एएल विजय मामला 2019 में जो रहा, मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व, अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये दीपा जय कुमार बनाम एएल विजय मामला 2019 वाला था, जिसमें यह निर्णय दिया गया था। भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखें क्या है, तो आईसीसी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आरवी एंटरप्राइजेज 2003। आईसीसी मतलब होता है इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये जो केस था, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में केस था। इस बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति से उसके राइट टू पब्लिसिटी को छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा, ठीक है। इसका निर्णय था दिल्ली उच्च न्यायालय का। अब वहीं आगे देखें तो अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 का मामला है ये। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इंटरनेशनल पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता सॉरी इंटरनेट पर माफ करिएगा इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होती है, ठीक है। वहीं रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शन मद्रास उच्च न्यायालय 2015। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन है। तो ये सारी चीजें थी। अगला मुद्दा है फोन टैपिंग का, ठीक है। चलिए क्यों सुर्खियों में है ये, तो हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अपराध का पता लगाने के लिए किसी गुप्त अभियान में किसी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया जा सकता, ठीक है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना व्यक्ति की निजता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है। इसलिए चर्चा में रहा। अब भारत में फोन टैपिंग से संबंधित कानून देखें तो डाकघर अधिनियम 2023। यह अधिनियम डाक के माध्यम से होने वाले संचार को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। वहीं दूरसंचार नियम 2024 देखें, यानी संवेदों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाओं सुरक्षा उपाय नियम 2024 के तहत देखें तो ये नियम नए पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जारी किए गए। ये सरकार द्वारा संदेशों को वैध रूप से इंटरसेप्ट करने की प्रक्रिया और उचित कार्यवाही को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगला समझें तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985। तो यह अधिनियम कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को फोन टैप करने का अधिकार प्रदान करता है ये, ठीक है। टेलीग्राफ अधिनियम 1985। राज्य में पुलिस के पास फोन टैप करने की शक्ति होती है, ठीक है। आगे समझें तो केंद्र में 10 एजेंसियां ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। इसमें से आईबी, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीडीटी, डीआरआई, एनआईए, आर एंड एडब्ल्यू, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त इसमें शामिल हैं, ठीक है। 10 एजेंसियां हैं जिनको ये करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आगे देखें तो किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए जाने वाले टैपिंग को अवैध माना जाएगा। किसी अन्य एजेंसी के द्वारा फोन टैपिंग तो उसको अवैध मान लिया जाएगा, ठीक है। निगरानी यानी कि टैपिंग के आधार संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा जैसे आधार धारा 5 का क्लॉज 2 के तहत प्रदान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित इन्फोग्राफिक्स देखें, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स का दिया गया है तो उसको देखेंगे अभी आगे चल के। प्रेस के लिए अपवाद देखें तो केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण पर प्रतिबंध न लगा हो, ठीक है। इसी में आगे कहा गया है कि इसके लिए आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव या उनके राज्य समक्ष द्वारा लिखित रूप से जारी किए जा सकते हैं, लिखित रूप से। उसके बाद ही टैपिंग शुरू हो सकती है, ठीक है।
असाधारण मामले के बारे में देखें तो ऐसी स्थिति में आदेश निचले अधिकारियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। ऐसे आदेश को निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर समक्ष प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। ये एक बार आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? ये छोटी-छोटी इसमें चीज़ें दी गई हैं। अब आगे देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में समझें तो यह व्हाट्सएप संदेशों जैसे ईमेल आदि के इंटरसेप्शन को शासित करना है, ठीक है? ये अधिनियम जो प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, ये क्या करता है आपके ईमेल और जो है इत्यादि जैसे वो होते हैं, इंटरसेप्ट को जो है शासित करने का कार्य करता है, ठीक है? अब वहीं पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1997 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय समझें तो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 का 2 जो कहता है कि संवैधानिक वैधता को बरकरार रखता है ये, ठीक है? इसके आवेदन के लिए प्रक्रियात्मक रक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं। साथ ही देखें तो फ़ोन टैपिंग के आदेश केवल राज्य और केंद्र सरकारों के गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं, गृह सचिव द्वारा, ठीक है? आदेश जब तक कि इसका नवीनीकरण ना हो, 2 महीने के अंत में अपना अधिकार खो देगा, ठीक है? यानी 2 महीने तक ये वैलिड रहेगा। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता। चलिए इसको भी देख लेते हैं, सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी, उसको रद्द कर दिया। नार्को एनालिसिस टेस्ट में के बारे में अगर देखें तो कुछ पूछताछ का एक तरीका है जिसमें किसी अपराध के संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों में एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है ताकि उसकी सोचने समझने की शक्ति या अपने भले बुरे का निर्णय करने की क्षमता वो को दबाया जा सके, ठीक है? यानी कि टैबलेट खिलाई जाएगी, उसके माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा-सा जो सोचने समझने की क्षमता है वो लगभग खत्म हो जाती है, ठीक है? और जो है कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप उगलवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो आपसे उसी उसमें वे में जवाब देंगे, जिस वे में उन्होंने वो कार्य किया होगा, ठीक है? सोडियम पेंटोथॉल नामक यह दवा है, इसका नाम याद रखिएगा। सोडियम पेंटोथॉल नामक यह दवा आमतौर पर सर्जरी में सामान्यतः एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है। अब आप इसका प्रयोग मत करने लगिएगा अपने दोस्तों पे लगा प्रयोग कर लेंगे सच उगलवा लें, है ना? कि वो उस गर्लफ्रेंड की बात या उस बॉयफ्रेंड की बात करने लगे, है ना? तो ऐसा मत करना। हानिकारक है ये काफ़ी। काफ़ी नहीं इतना हानिकारक है कि आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है? चलिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु को देखें, तो यह निर्णय हाँ, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 मामले में की गई टिप्पणियों पर आधारित था, जिसमें नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था। अनैच्छिक नार्को टेस्ट संविधान का उल्लंघन करता है। कैसे? तो ऐसे टेस्ट संविधान के अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है और अनुच्छेद 21 जो प्राण और देह स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है? किसी भी परिस्थितियों में बलपूर्वक नार्को टेस्ट कराना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार्य नहीं होती है, ठीक है? स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, ठीक है? कैसे? तो भले ही ऐसे टेस्ट स्वैच्छिक रूप से और सभी उपायों के तहत किए गए हों, इसके बावजूद इसी तरह की रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? साक्ष्य के रूप में जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। हालाँकि यदि टेस्ट से कोई नई जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार किया जा सकता है जानकारी को। यह तथ्य सेल्वीवाद के अलावा विनोभाई बनाम केरल राज्य और मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामलों में भी दोहराई गई, ठीक है? स्वैच्छिक रूप से नार्को टेस्ट कराने का जो सीमित अधिकार के बारे में देखें, तो आरोपी को नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का अत्यंतिक यानी पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपी अभियोजन के उचित चरण के दौरान स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का विकल्प चुन सकता है, जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रयोग करते समय, ठीक है? चलिए, ये था नार्को टेस्ट से संबंधित चीजें। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 से संबंधित मुद्दे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए।
बहुत डीपली इसको तैयार करके जाइएगा, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। कई बार पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, ठीक है? समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा मान लिया है इसको, ठीक है? अब आपसे ऑप्शन बना के रख देगा। चलिए, हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों का तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है, ठीक है? इसलिए चर्चित हुआ। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदु को देखें तो डिजिटल नो योर कस्टमर यानी केवाईसी मानदंडों को संशोधित करने का जो है निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित ना हो, ठीक है? अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहता है कि न्यायालय ने ई केवाईसी प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है, ठीक है? यानी कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए जारी किया है। अब मौलिक समानता सिद्धांतों को लागू करना देखें क्या है, तो डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्याय संगत दोनों होना चाहिए ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा। कैसे? तो डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है? राज्य का दायित्व समझे तो संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15, 38 के तहत सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है ये, ठीक है? अनुच्छेद 21 के समझे तो गरिमा में पूर्ण जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 कहता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, ठीक है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश। ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, थोड़ा डिटेल रूप से पढ़ के जाइएगा। अब है संबंधित सुर्खियां यानी पुनर्वास का अधिकार, देख लेते हैं इसको भी। राइट टू रिहेबिलिटेशन, ठीक है? यानी कि हाल ही के एक निर्णय में स्टेट ऑफिसर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम भूमिधर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुनर्वास का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है? न्यायालय ने आगे भी यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका से संबंधित किया जाने वाला कोई स्वीकार्य आधार नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी महत्वपूर्ण थी आपके लिए। अब अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में देखें। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण देखते हैं क्या है। तो लोकसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में क्या है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 332 सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है ये, ठीक है? असम के स्वायत्त जिलों में जो है उसको एसटीज को छोड़ करके यानी कि जनजाति को छोड़कर असम के मामले में असम के लिए विशेष प्रावधान है। असम की विधानसभा में स्वायत्त जिलों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। असम का ये विशेष प्रावधान है। असम के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो आरक्षित सीटें राज्य में जो आपकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती होनी चाहिए। ये था आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल याद रखिएगा 332 और आपको याद क्या रखना है कि हाल ही में गोवा विधानसभा ने ऐसा जो है विधेयक पारित किया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी डिटेलिंग चीजें हैं, जाकर के आप देख लीजिएगा क्वालिटी में, ठीक है? अगला टॉपिक है हमारा शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अभिनेता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार द्वारा उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अधिसूचित करने पर आपत्ति जताई गई थी, उसको खारिज कर दिया, इसलिए चर्चा में हुआ। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के बारे में देखें क्या कहता है ये। तो इसमें शत्रु को ऐसे देश और उसके नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने भारत पर आक्रमण किया हो, जैसे पाकिस्तान, चीन, ठीक है?
और आगे देखें तो भारत में शत्रु संपत्ति से आशय उस संपत्ति से है जो वर्तमान में शत्रु देश या शत्रु देश के नागरिक या शत्रु देश की कंपनी के स्वामित्व में हो, ठीक है, या उनकी ओर से किसी और के संरक्षण में हो या प्रबंधित की जा रही हो, ठीक है, उस शत्रु संपत्ति के रूप में उसको देखा जा सकता है। यह कानून ऐसी परिसंपत्तियों को भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप देता है, ठीक है, यह कानून है जो। अब अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें कुछ बातों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी बातें? तो शत्रु देश का कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, किसी भी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश ना हो, ठीक है, और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो पहले शत्रु देश का नागरिक था लेकिन बाद में उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, तो वहां क्या होगा, जो है इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है, इसमें शामिल कर लिया गया है 2017 के संशोधन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में रही अन्य मुख्य शब्दावलियों और उनकी पहलों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, शब्दावली और पहले देखें। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य बनाम रुकमा केस मिश्रा के मामले में स्पष्ट किया है कि संविधान का अनुच्छेद 311 का क्लॉज 1 राज्य के किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए नियुक्ति करने वाले अधिकारी यानी संगठन की मंजूरी अनिवार्य नहीं करता है ये, ठीक है। अनुच्छेद 311 के बारे में देखें तो ये कहता है कि यह अनुच्छेद संघ या राज्य के तहत सिविल अधिकारी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, पद से हटाने या पदावनत करने के संबंधित है ये, ठीक है। वहीं 311 का क्लॉज 1 कहता है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा सिविल सेवा के सदस्यों को न तो बर्खास्त किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही 311 का आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 देखें तो जांच के बाद सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद सिविल सेवा के सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। जांच के बाद जो सुनवाई होगी सिविल सेवा सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है, या पदोन्नत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। नोट करके देखें, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 311 के तहत दिए गए प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक के ये टॉपिक थे आपके, जो हमने जो विविध वाला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा न्यायपालिका जुडिशरी, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं और एक नहीं 2 से 3 4 प्रश्न तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास हम यहीं पर रोकेंगे और मिलेंगे आपसे जल्दी ही क्लास में, अगली क्लास में, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि मैं शाम को 5 बजे तक आपको क्लास दे दूं, ठीक है। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि जैसे ही कुछ अभी परेशानियां चल रही हैं वो सारी जैसे खत्म हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। जैसा आप लोग उचित समझेंगे, मुझे अगर कहेंगे आप तो मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ, बट आप जैसा उचित समझे, आप सारा डिसीजन आपके ऊपर है, जैसा आपको उचित लगेगा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि 5 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगी, तो रेडी रहना है 5 बजे आपको क्लास करने के लिए, ठीक है। और जल्दी ही जैसे मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट वीक से ही हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का भी क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 या 2 या 3 या हो सकता है 4 क्लास में पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, ठीक है। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है आपके लिए, लेकिन पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो थोड़ा समय हमको लग सकता है, लेकिन हम सब्जेक्ट को कुछ ऐसे कवर करेंगे क्विक रिवीजन के तौर पे, यानी मैं मान के चलूंगा कि आपने एक बार तो उसको पढ़ लिया है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार पॉलिटी पढ़ के आएंगे। क्विक रिवीजन का मतलब ये होगा कि फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, हम वहां चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यंत होगी, अधिक होगी, ठीक है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके यूपीएससी में कवर करा सकूं। ये कोई वादा नहीं है, कोशिश है मेरी, ठीक है। और वो आप लोग को जब एग्जाम दे के आएंगे तो ये लगेगा भी कि हाँ मेहनत आपकी किस दिशा में हुई है।
तो यही मेरा इरादा है कि कम से कम आप अगर 50 से 60 क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो आप पता है कि आप पूरी कट ऑफ को क्या करेंगे? पार कर लेंगे। यानी आप प्रीलिम को पास कर लेंगे, ठीक है? और जब आप एक बार प्रीलिम पास कर लेंगे, तो मेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, पहले प्री निकालिए, फिर उसके बाद मेंस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हम पॉलिटी को पहले स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, तो एक बार पॉलिटी को अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिससे हम लोग चीज़ें बहुत क्विकली रिवीजन के रूप में कर पाएँ, ठीक है? चूँकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो समय लगेगा। ठीक है? चलिए, बाकी और जो आपको आवश्यकता हो, जो भी ज़रूरत हो, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स मेरा खुला है। ठीक है? वहाँ पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। आपको अगर मुझे कोई राय देनी है, ठीक है? वीडियो के बारे में कोई राय देनी है, तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप मेरी क्लासेस करते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे मैंने आपका पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर के आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, समय का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि उचित समय पे ही मैसेज करिएगा, ठीक है? और कॉल करने से प्लीज़ बचिएगा, क्योंकि रिसीव नहीं होता जल्दी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय मुझे भी नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ है, बार-बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप वीडियो को देखते तो हैं, ना तो लाइक करते हैं, कैसा लग रहा है वीडियो? इससे मुझे पता चलेगा ना, मैं चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगेगा कुछ कमियाँ हैं, तो आप मुझे बताएँगे, तो मैं और उसको सही करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो लाइक, कमेंट, शेयर आप कर सकते हैं। जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, आपकी ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान की जो है बाँटने से क्या होता है, हमेशा बढ़ता है ये, ठीक है? कम नहीं होता। तो ऐसा मत करिए कि अपने पास ही वीडियो रह जाए। आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है? इससे मुझे भी लाभ होगा। चलिए, तो अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।